मैं 29 तारीख को सुबह नामांकन पत्र भरूंगा और आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि वहां पर जरूर तशरीफ लाएं। ये इलेक्शन बावल का नहीं है, जिला परिषद का नहीं है, हरियाणा की विधानसभा का नहीं है, ये देश के निर्माण का इलेक्शन है। जो पिछले साल के अंदर हमारी आय भारत सरकार की थी 6.5% GDP बढ़ी, जबकि और अन्य मुल्क जिनके अंदर कोविड छाया हुआ था 2% या 3% के बीच के अंदर सीमित रह गए। हमारी सरकार आई सन 14 के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपया डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर खर्च हो चुके हैं और यहाँ से लेकर के मुंबई तक तकरीबन बन गया है। और ये एम्स का एक ऐसा तोहफा भारत सरकार ने हमारे को दिया है जिससे न केवल हम हरियाणा वासियों को या दक्षिणी हरियाणा वासियों को इसका लाभ होगा आने वाले समय के अंदर, लेकिन बगल के अंदर जो हमारा बहरोड है, अलवर है, जारा है, इन लोगों को भी इस चीज का फायदा होगा, ये सब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज बात करते हैं 27 अप्रैल को गुड़गांव लोकसभा की बावल विधानसभा क्षेत्र में हुई विजय संकल्प रैली की। इस रैली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी व त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव कुमार को पहुंचना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। उनकी जगह पर पूर्व सीएम मनोहर लाल को पहुंचना था, लेकिन वह भी नहीं पहुंचे। हम आपको दोनों सवालों का जवाब देने से पहले यह बताना चाहते हैं कि राव की बावल रैली से पहले भाजपा खेमे में पूरी हलचल रही। विप्लव देव इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि पार्टी ने उनकी अचानक उड़ीसा में ड्यूटी लगा दी। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एनजीपी को बताया कि विप्लव देव ने पहले ही बावल रैली के आयोजकों को कह दिया था कि उनका आना किसी वजह से संभव नहीं हुआ तो पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। लेकिन मनोहर लाल भी इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके पहले से ही तय कार्यक्रमों के हिसाब से रैली की टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी। राव इंद्रजीत सिंह खेमे ने इसलिए इंतजार नहीं किया क्योंकि रैली में जुटने वाले श्रोताओं का एक बड़ा वर्ग केवल राव के प्रति समर्पित था। इस आयोजन में पुराने भाजपाइयों से अधिक राव इंद्रजीत सिंह के उन खास समर्थकों ने जोर लगाया हुआ था जो आगे सत्ता में किसी न किसी रूप में भागीदारी चाहते हैं। इसमें विजय संकल्प रैली के संयोजक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल तो थे ही, इसके अलावा अनिल रायपुर जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी युवाओं की बड़ी टोली रैली में भेजी थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि राव की रैली से विप्लव देव को जानबूझकर दूर रखा गया, लेकिन असलियत में बात सच के निकट नहीं है। यह तो सच है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते तो विप्लव देव को बावल के लिए फुर्सत दे सकते थे, लेकिन उनको उड़ीसा भेजना अधिक जरूरी था। राव खेमा मनोहर लाल को अहिरवाल की ग्रामीण बेल्ट की बजाय गुरुग्राम जैसी शहरी बेल्ट में अधिक उपयोगी मान रहा है। इसी कारण मनोहर लाल की सेवाएं गुड़गांव के लिए मांगी जाएंगी। सबसे अंत में हम यह बताना चाहेंगे कि डॉक्टर बनवारी लाल ने कामयाब रैली का कमाल राव के कार्यकर्ताओं के बल पर ही दिखाया है। डॉक्टर लाल को आगे इन्हीं कार्यकर्ताओं से दोस्ती की जरूरत पड़ेगी। राव समर्थकों का यह मानना है कि उनका ही नेता ही असली क्राउड कैचर है। ऐसे में इन कार्यकर्ताओं को मनोहर और नायब सैनी से अधिक राव में दम नजर आता है। 27 अप्रैल को गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के कस्बा नू में सीएम नायब सैनी की रैली थी। राव इस रैली में नहीं पहुंच पाए। इस अनुपस्थिति के कुछ लोग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं, मगर राव समर्थकों का मानना है कि नायब सैनी और मनोहर लाल से अधिक कमाल तो राव इंद्रजीत सिंह ही दिखाने में सक्षम है। हम यहाँ राव को बिना मांगी सलाह दे रहे हैं। राव साहब, ये चुनाव है, यहाँ एक एक वोट कीमती होता है। लगातार छठी पारी के लिए सबका साथ और सबका विकास की बात करनी ही होगी। आप होंगे परमानेंट राजा, मगर 25 मई को तो वोटर ही राजा है। चलते चलते हम आपको राव इंद्रजीत सिंह का 27 मई को रैली में दिया गया भाषण भी सुनवा देते हैं। पहले राव को सुनिए। जब हमारे यहाँ के प्रभारी विप्लव देव जो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे अभी तक, जब उनका इलेक्शन संपन्न हुआ तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरी शुरुआत बावल हल्के से आप करवाइए, क्योंकि मेरा गांव भी बावल में पड़ता है। सबसे ज्यादा लोग मेरे को समर्थन बावल के अंदर करते, 36 जाति के लोग बावल से मेरे को समर्थन देते। तो कृपा करके मेरे इस इलेक्शन की मुहिम के अंदर शुरुआत आप करो तो बावल से करो। दुर्भाग्यपूर्ण आज चौधरी विप्लव देव हमारे बीच में नहीं आ पाए। कुछ मजबूरी ऐसी हो गई कि मैं भी उसको कुछ खास कह नहीं सका।
लेकिन मैंने सबसे पहले, जब आप लोग इतनी भारी तादाद के अंदर पीछे तक भरे हुए कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, तो मैंने सबसे पहले आदेश ये किया था कि पीछे से फोटो खींचो और आगे तक की फोटो खींच करके और विप्लव देव को कहो भेजो। तो इस तरह से अगर आप आए होते तो आपका भी स्वागत इसी तरह से होता जिस तरह से आपके एक अजीज इंद्रजीत सिंह का स्वागत बाबर की जनता ने इलेक्शन तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी ये इलेक्शन बाबर का नहीं है, जिला परिषद का नहीं है, हरियाणा की विधानसभा का नहीं है, ये देश के निर्माण का इलेक्शन है। जो पिछले साल के अंदर हमारी आय भारत सरकार की थी 6.5% GDP बढ़ी, जबकि और अन्य मुल्क जिनके अंदर कोविड छाया हुआ था 2% या 3% के बीच के अंदर सीमित रह गए। और एक सपना जो भारत सरकार ने दिखाया है, हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया है कि हमारा देश विकसित हो सकता है अगर इसी तरीके से, इसी रफ्तार से तरक्की करता रहे। तो जब आजादी के हमारे 100 साल हो जाएंगे पूरे, हमारी सरकार आई सन 14 के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपया डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर खर्च हो चुकी है और यहाँ से लेकर के मुंबई तक तकरीबन बन गया है। जिनकी रेलवे लाइन के साथ जमीन पड़ती है, जिसकी कुंड के आसपास जमीन पड़ती है, जहां पर इसका हब बना हुआ है, उसको मालूम है कि जमीन के दाम किस तरह से बढ़ गए, सबको मालूम है किस तरह से वहां पर नौकरी उपलब्ध होगी। तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो आज के दिन कटौती वालों को तो आज के दिन मालामाल करने लगी रहा है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर उसकी गोडाउन बन गई है, वही बात हमारे रेवाड़ी के अंदर होगी और वही बात हमारे ओम प्रकाश जी बैठे हैं इनके जिले के अंदर भी होगी। और जो यहाँ पर एक जमाने के अंदर, अगर आप याद करो कि एक लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा था, बावल के अंदर लोगों ने एतराज किया कि हम यहाँ पर अपनी जमीन अधिग्रहण के लिए नहीं देंगे, तो वो लॉजिस्टिकल हब कहाँ गया, नांगल चौधरी के अंदर इनकी हेल्प किया। तो वहां से गुजरता गुजरता दक्षिणी हरियाणा को चीरता हुआ जो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है, मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां समृद्ध बनेगी, उनको नौकरियां मिलेंगी और हमारे इस क्षेत्र की जो हैसियत है, अगर पैसा हमारे पास आ जाता है तो हमारी हैसियत भी बढ़ जाती है। अभी तक तो गुर्बत में हम पले थे, लेकिन हर एक व्यक्ति को अगर कुछ थोड़ा बहुत पैसा जेब में खलने लगता है, चलने लगता है, तो अच्छा लगता है और हमारी हैसियत राजनीतिक तौर की भी और बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाह रहा था डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का, जिसका जिक्र कई बार हमारी पार्टी के अंदर नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे अहम भूमिका इसको समृद्ध क्षेत्र को बनाने के अंदर मैं समझता हूँ इस फ्रेट कॉरिडोर की होगी। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि सबने संघर्ष किया, धरने में भी लोग बैठे, और ये एम्स का एक ऐसा तोहफा भारत सरकार ने हमारे को दिया है जिससे न केवल हम हरियाणा वासियों को या दक्षिणी हरियाणा वासियों को इसका लाभ होगा आने वाले समय के अंदर, लेकिन बगल के अंदर जो हमारा बहरोड है, अलवर है, जारा है, इन लोगों को भी इस चीज का फायदा होगा, ये सब जानते हैं। मैं एक चीज और जिक्र करना चाहता हूँ, इसी नाते मैं वोट मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अब रब मिल गया दिल्ली की राजनीति के अंदर, और जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे हरियाणा के अंदर आए हैं दिल्ली की राजनीति की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, सबसे अधिक हमारे इस क्षेत्र के अंदर आए। उसमें से एक RRTS रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, हमारी जयपुर वाली हाईवे के ऊपर आज के दिन ट्रक के ऊपर ट्रक, गाड़ी के ऊपर गाड़ी, इतनी ज्यादा तादाद के अंदर लोग चलते हैं कि जहां 1 घंटे के अंदर सफर तय हुआ करता था वहां 2 घंटे लग जाता है। तो ये राहत देने के लिए एक स्कीम बनाई है भारत सरकार ने कि एक रेल लाइन किसी हाईवे के बगल के अंदर बिना नई जमीन अधिकृत करे हुए हम इसको शाहजहांपुर बॉर्डर तक या हमारा जो ये राजस्थान का जो बॉर्डर है इस तक हम ले जाएंगे। तो ये RRTS मंजूर हो गया, लेकिन दिल्ली से धारवेड़ा तक ही पहले चरण का इन्होंने मंजूरी दी है।
मैं ये चाहता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर जब भारत के अंदर हमारी सरकार दोबारा से बनेगी और आप लोगों के सहयोग से मैं 6ठी बार लोकसभा के अंदर जाऊंगा, तो ये ना केवल धारवेड़ा बल्कि उससे आगे बढ़ा करके बावल तक पीस को लाने का मेरा प्रयास है। दिवाली के लिए भी इसको ले जाने की मेरी इच्छा है और आगे तक शाहजहांपुर बॉर्डर तक इसको ले जाने की मंशा है। इस चीज के लिए आप लोगों का सहयोग मेरे को चाहिए। 29 तारीख से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। मैं 29 तारीख को सुबह नामांकन पत्र भरूंगा और आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि वहां पर जरूर तशरीफ लाएं। 10 बजे जो पुराना कोर्ट कॉम्प्लेक्स हुआ करता था श्यामा रेस्टोरेंट जहाँ पे है उसके पीछे की तरफ को, वहां पर कृपा करके जो भी आ सकता है जरूर आए। वहीं से हमारा इलेक्शन की मुहिम बढ़ेगी। धन्यवाद और जय। वीडियो सुनने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि गुड़गांव लोकसभा का चुनाव राव इंद्रजीत सिंह मोदी के नाम पर ही लड़ेंगे। तभी तो उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव देश के निर्माण का चुनाव है। हमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की मोदी की सोच को पूरा करना है। वर्ष 2019 में बावल से मिली 90,000 से अधिक मतों की बढ़त का भी उन्होंने जिक्र किया। राव ने एक और जहां भाजपा के शासनकाल में जीडीपी दर 6.5% बढ़ने और विदेशों में भारत की साख बढ़ने की बात कही, वहीं दूसरी ओर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो व एम्स परियोजना का जिक्र भी किया। राव की रैली को लेकर आज इतना ही। इसी के साथ ही हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।